हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से मैं हाजिर हूँ इस नए टॉपिक के साथ। जयपुर का कछवा वंश पार्ट 5, यानी जयपुर रियासत के ऊपर शासन करने वाला वंश है कछवा वंश। इसके पीछे के 4 पार्ट हो गए थे, वो आप पीछे की वीडियोस में जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब ये आज इस जयपुर रियासत का 5वां पार्ट है। देखो, यूट्यूब चैनल जीके रविंद्र चौहान के ऊपर मैं क्या क्या डाल चुका हूं। लॉकडाउन की बात करता हूं। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस A to Z क्लासें आपको मिलेगी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला चाहे कैंडिडेट हो, ये ऑफलाइन जो क्लास होती है उसका एक अलग इंटरेस्ट होता है, एक अलग अंदाज होता है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से वो परिस्थितियां और संभव हो नहीं पाई, तो ये ऑनलाइन क्लास जो मैंने लॉकडाउन से 7-8 महीने पहले चला दी थी, लोगों ने बाद में चालू की है। जब ये लॉकडाउन लगा था उससे पहले 10 महीने पहले लगभग ये चैनल अपना चल रहा है। तो जो बच्चे कोचिंग में आ नहीं सकते उनको भी फायदा मिले, इस उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया था, कई बच्चों की डिमांड के ऊपर। फिर लॉकडाउन के दौरान मैं लगातार इसके ऊपर क्लास डाल रहा हूं, क्योंकि राजस्थान पुलिस इस दौरान एक बड़ी भर्ती है। तो मैंने इंडिया जीके की वीडियो कम डाली है जो पहले मैं डालता था। अब एक बार मैंने सोचा कि राजस्थान जीके कंप्लीट डाल दूं, उसके बाद में फिर इंडिया जीके, विश्व जीके सारा साथ चलेगा। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की भी मैं लगभग वीडियो डाल चुका हूं। 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। तो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो, निश्चित तौर के ऊपर उसको फायदा मिलेगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब देखो, इसके बाद में कुछ बच्चों के ये फोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा कब होगी। मैं चैनल के ऊपर सभी को सामूहिक रूप से जवाब दे देता हूं। राजस्थान पुलिस की परीक्षा इस कोरोना महामारी के कारण से 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी इस तरह से आगे चलती रहती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। अब कल परसों अखबार की न्यूज है कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ ये कहते हैं कि 2020 में परीक्षा नहीं होगी। इस तरह के नेगेटिव सोच के स्टूडेंट वो हमेशा नेगेटिव से सोच रखते हैं। यदि कोरोना बीमारी नहीं होती और ये परीक्षा हो भी जाती तो भी उनको कुछ न कुछ दूसरा नेगेटिव बहाना मिलता रहता है। तो इस तरह की सोच वाले लोगों से बच के रहिए। ये मान लो परीक्षा 2021 में होगी, लेकिन हमको तो तैयारी तो चाहिए। परीक्षा बाद में हो जाए तो बगैर तैयारी के हम परीक्षा में थोड़ी नहीं बैठ सकते हैं। और जब डेट दे देंगे तो कहेंगे टाइम नहीं मिला। अभी टाइम ही है। इस पढ़ाई करने का इस लॉकडाउन से अच्छा अवसर जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं कि न किसी के पास जाना न किसी के पास आना। तो बस पढ़ते रहो। किताबें मित्र हैं, पढ़ने की उम्र होती है, लिमिट होती है। इसके बाद में फिर ज्यादा इतना माइंड भी नहीं चलता। अपने तैयारी को कंठस्थ कर लो। देखो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं डाउटफुल, जो रोजमर्रा की दिनचर्या में हम देख नहीं सकते, हम भी नहीं देख सकते पढ़ाने वाले, कि पूरा दिन सुबह से शाम किसी न किसी काम में बिजी गया। तो जो डाउटफुल पर्सन होते हैं वो सोचेंगे कल देखेंगे, परसों देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। लेकिन ये ऐसा अवसर है कि हमें पूर्णतः फ्री है, हम ज्यादा फ्री हैं। तो जो डाउटफुल पर्सन, उनकी जिक्र करता हूं मैं कि कोई किसी पुस्तक में क्या है, किसी पुस्तक में क्या है, किसी पुस्तक में क्या है। तो जिनकी अधूरी तैयारी होती है उनके पास 100% उन प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि टाइम निकाल करके वो उनका सोल्यूशन नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि अपने पास इतना टाइम है नहीं। तो ये उन प्रश्नों का समाधान करने का बहुत अच्छा अवसर है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि यदि ये ऑप्शन में आ जाए तो ये उत्तर, ये ऑप्शन में आ जाए तो ये उत्तर, दोनों आ जाए तो ये उत्तर, और दोनों आ जाए तो भी उत्तर ये भी हो सकता है। वो प्रश्न के, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि एनसीआर सेंट्रल लेवल की परीक्षा है तो इस प्रश्न का ये उत्तर, राज्य लेवल की परीक्षा है तो इस प्रश्न का ये उत्तर। इसी प्रकार से मैथ, रीजनिंग में प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर ये बात है।
जब से लॉकडाउन लगा है, पहले मेरी जैसे 4-5 घंटे की क्लास होती थी, मैंने 4-5 घंटे की क्लास अब यूट्यूब के ऊपर रेगुलर रखी है, वीडियो बना के। 4-5 घंटे की क्लास अब भी मेरी रेगुलर रही है। राजस्थान जीके में मैंने एक टॉपिक नहीं छोड़ा, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी मैंने पूरा कर दिया। 200 से ऊपर टॉपिक बना करके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मिला करके, क्योंकि हमारा उद्देश्य कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को फायदा मिले। तो फिर राजस्थान के इतिहास में भी लगभग 50-60 से ऊपर टॉपिक बनाऊंगा, कोई छोटी से बड़ी चीज मिलेगी नहीं। एक बार राजस्थान जी के कंप्लीट कर देता हूं, हिंदी आधी से ज्यादा कंप्लीट कर दी, फिर इंडिया जी के की क्लास, राजस्थान जी के की क्लास, ये भी चलती रहेंगी। अन्य साथियों द्वारा मैथ, रीजनिंग और साइंस की कंपटीशन से संबंधित जो भी चीजें कंप्यूटर की, वो क्लासें भी चलती रहेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अपलोड करते ही वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और नेगेटिव सोच से बचो, नेगेटिव सोच से बचो, क्योंकि जब से कोचिंग खोली थी मैं भैंसली गांव में माहौल बनाया, तो लोग पूछते थे कि ये कोचिंग क्या होती है, क्या काम आएगी। और फिर मेरे गांव का इंडिया लेवल के स्तर के ऊपर नाम हो गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मेरे गांव के सबसे ज्यादा, राजस्थान पुलिस में मेरे गांव की सबसे ज्यादा, सर्विस में मेरे गांव की सबसे ज्यादा, इंडिया लेवल के ऊपर नाम आता है कि भैंसली गांव चूरू में, और कितने नौकरी है, वो भैंसली। और शुरुआत में जब माहौल बनाया था, मैंने लोगों को घर घर जाकर के बच्चों को लेके आना कि आप पढ़ो, घर घर जाकर के बच्चों को लेके आना कि आप पढ़ो, कुछ चाहे फीस कुछ भी लेना देना वो कोई बात ही नहीं है। फिर धीरे धीरे माहौल इतना चरम पर हो गया कि ऑल इंडिया में मेरे गांव से ज्यादा, भैंसली गांव चूरू से ज्यादा किसी भी गांव के अंदर सरकारी नौकरियां नहीं है। तो लॉकडाउन के दौरान भी मैंने अपने आप को, खुद को और स्टूडेंटों को समर्पित किया है। इतनी गर्मी के अंदर भी बहुत भयंकर पसीने के साथ मैंने पढ़ाया है कि हिंदी के लग गया तो उसको पूरी ही कर दी, राजस्थान जीके के लग गया तो उसको पूरी ही कर दी। और इस चैनल के ऊपर भारत का इतिहास पूरा A to Z टॉपिक, राजस्थान का इतिहास बाद में चालू किया, उससे पहले इंडिया की हिस्ट्री पूरी कर चुका हूं। राजनीति विज्ञान के 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं चैनल के ऊपर, पूरा का पूरा A to Z पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी है। अब इसके बाद में इंडिया की इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिससे आजकल कंपटीशन के नए दौर में इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी डालूंगा। देखो अब अपने स्टार्ट करते हैं। जयपुर का कछुआ वंश, जयपुर का कछुआ वंश। देखो राजस्थान के अंदर एकीकरण से पहले, और ये वर्तमान राजस्थान के समान स्थिति नहीं थी, तो क्या था, यहां पर छोटे छोटे टुकड़े थे और वो क्या कहलाती थी, रियासत। और राजस्थान के अंदर कितनी रियासत थी, राजस्थान के अंदर 19 रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत तो ये थी मेवाड़, और सबसे नई रियासत थी शाहपुरा, सबसे नई रियासत थी झालावाड़, अंग्रेजों द्वारा गठित थी। सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत ये जयपुर रियासत, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत ये मारवाड़ रियासत। इस तरह से ये रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, और जनसंख्या में बड़ी रियासत जयपुर, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत मारवाड़, और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटी रियासत वो थी शाहपुरा। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। अपने टॉपिक वाइज प्रत्येक रियासत का इतिहास पढ़ेंगे। एक बार जयपुर का इतिहास पूरा करते हैं। पीछे के 4 पार्टों में मैं ज्यादातर राजा पढ़ा चुका हूं। अब इस 5वें पार्ट में देखो, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस 5वें पार्ट के अंदर सबसे पहले जयपुर रियासत थी कहां पर, ये जयपुर दौसा के आसपास में शुरुआत में इसका क्षेत्र था। बाद में इसका क्षेत्र पर शेखावाटी तक जयपुर रियासत का क्षेत्र बढ़ गया। तो जयपुर के अंदर जो शासन करने वाला वंश है, उस वंश का नाम कछुआ वंश। जयपुर में किस वंश के शासकों ने शासन किया, कछुआ वंश। प्रत्येक रियासत में जो शासन करने वाला लोग होते हैं उनका कोई न कोई वंश माना जाता है, जैसे समाज में होता है, इसी प्रकार से राजा महाराजाओं में। तो जयपुर में कौन से वंश के शासकों ने शासन किया, कछुआ वंश के शासकों ने शासन किया। अब कल हमने सवाई राम सिंह सैकिड़ तक पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला आज राजा है माधो सिंह सैकिड़। अगला आज शासक है
माधो सिंह सेकंड, जयपुर का आज शासक है माधो सिंह द्वितीय या माधो सिंह सेकंड। यह 1880 से 1922 तक रहे। 1880 से 1922 तक रहे। ये माधो सिंह सेकंड कौन है? इससे पहले जो शासक था राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र है। यानी माधो सिंह सेकंड की कोई संतान नहीं थी। इसके बाद में ये इसका गोद लिया हुआ पुत्र माधो सिंह सेकंड जयपुर की गद्दी पर बैठता है और जयपुर का शासक बनता है। इसके ऊपर देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो इसने जो नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। तो नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ में अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु 9 महलों का निर्माण करवाया था। किसने? इस माधो सिंह सेकंड ने। तो नाहरगढ़ जो है कहां पर? जयपुर में अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु एक जैसे 9 महलों का निर्माता। तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। तो माधो सिंह सेकंड ने। सीधा प्रश्न पूछ ले, 9 प्रेमिकाओं के महल कहां पर हैं? तो नाहरगढ़ जयपुर में। उनका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 प्रेमिकाओं की स्मृति में उनका निर्माण करवाया था। फिर देखो जयपुर के अंदर इसने एक इमारत और बनवाई थी। मेहमानों के आदर सम्मान करने के लिए, उनको वहां पर ठहराने के लिए एक इमारत और बनवाई थी, मुबारक महल। मुबारक महल, ये मुबारक महल भी कहां पर है? जहां पर जयपुर के अंदर है। तो मुबारक महल है कहां पर? जयपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने। माधो सिंह सेकंड ने। तो मुबारक महल जयपुर का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? माधो सिंह सेकंड। मेहमानों की, यूरोपीय मेहमानों की आवागमन, आवाभगत करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। फिर देखो ये दानी भी था। एक बार काशी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, काशी जिसको वर्तमान में बनारस कहते हैं, वहां पर एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये काशी इस गंगा नदी के आसपास उत्तर प्रदेश में वर्तमान में क्या कहलाता है? बनारस। यहां पर एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। वो निर्माता उसका माना जाता है मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने बादशाहों से चंदा लेकर के, राजाओं से चंदा लेकर के निर्माण करवाया था इसका। तो मदन मोहन मालवीय एक बार जयपुर रियासत के अंदर भी आ गए। उस समय शासक कौन था? माधो सिंह सेकंड। और माधो सिंह सेकंड ने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का चंदा यानी सहयोग दिया था। तो देखो मदन मोहन मालवीय को काशी, इसको बनारस भी कह सकते हैं, काशी या बनारस विश्वविद्यालय के निर्माण में 5 लाख का सहयोग दिया था। प्रश्न पूछ लें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जयपुर के किस शासक ने और 5 लाख रुपए का चंदा दिया था? तो किस शासक ने 5 लाख रुपए का चंदा दिया था? माधो सिंह सेकंड ने 5 लाख रुपए का चंदा दिया था। अब देखो इसके बाद में इसका अगला प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है? इसने एक बार यूरोप की यात्रा की थी, यूनानी ब्रिटेन की यात्रा की थी। तो इसने ब्रिटेन के पानी को फिर अशुभ माना।
यानी ब्रिटेन के पानी को शुद्ध नहीं माना। और ब्रिटेन के अंदर ये गंगा नदी का पानी ले गया था, और गंगा नदी का पानी 2 चांदी के बर्तनों में डाल करके ले गया था। वो चांदी के बर्तन दुनिया में सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं, यानी उनसे बड़े चांदी के बर्तन कहीं पर भी नहीं है। तो प्रश्न क्या बनता है, यूरोप यात्रा के दौरान 2 चांदी के बड़े पात्रों में गंगा नदी का जल भर करके ले गया था। वो चांदी के पात्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, या लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में वो चांदी के बर्तन दर्ज है उनका नाम, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन है वो। एक बर्तन का वजन 345 किलोग्राम, और ऐसे 2 बर्तन है, इस तरह के 2 बर्तनों में पानी भरवा कर ले गए थे। जो दोनों बर्तन वर्तमान में चंद्र महल, जिसको सिटी पैलेस भी कह सकते हैं, जयपुर के अंदर है। तो देखो, यूरोप यात्रा के दौरान 2 बड़े चांदी के बर्तनों में गंगा नदी का जल भरवाकर ले गया था। गंगा नदी का जल भरवाकर ले गया था। ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र होने के कारण इनका नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है इनका नाम, ठीक है। और इनका वजन कितना है, 345 केजी का एक, दूसरा भी कितने का है, 345 केजी का। इन दोनों के अंदर ये गंगा नदी का जल भर करके ले गया था, ठीक है। अब देखो ये वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में ये चंद्र महल, वर्तमान में चंद्र महल जयपुर के अंदर है। तो जयपुर का वह शासक जो यूरोप यात्रा के दौरान, जयपुर का वह शासक जो यूरोप यात्रा के दौरान 2 बड़े चांदी के बर्तनों में गंगा नदी का जल भरवा कर ले गया था, तो कौन था वो, माधो सिंह सेकंड। ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र होने के कारण इनका नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। और इनमें इनका वजन कितना है, 345 केजी एक का, 345 केजी दूसरे का। वर्तमान के अंदर ये कहां पर है, चंद्र महल, और ये चंद्र महल है कहां पर, जयपुर के अंदर है, वहां पर है ये। फिर देखो इस माधो सिंह सेकंड के ऊपर दूसरा प्रश्न क्या बनता है, इसी के टाइम के अंदर लगभग रियासतों में डाक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो जयपुर में भी डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1904 में। तो 1904 में डाक व्यवस्था की शुरुआत, 1904 में डाक व्यवस्था की शुरुआत जयपुर के अंदर हुई थी। उस समय जयपुर का शासक कौन था, माधो सिंह, और लगभग रियासतों में डाक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। तो ये माधो सिंह है। अब देखो माधो सिंह से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं, फिर से बताता हूं। माधो सिंह राम सिंह द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र था। नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ जयपुर में अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु एक जैसे 9 महलों का निर्माता कौन था, माधो सिंह सेकंड। फिर ये मुबारक महल, ये भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। कोई यूरोपीय अधिकारी यदि जयपुर के अंदर आए तो उसकी आवाभगत, उसकी सेवा पाने के लिए इसका निर्माण करवाया था, इसको ठहराने के लिए। फिर मदन मोहन मालवीय को काशी या बनारस विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए का सहयोग देने वाला शासक कौन था, माधो सिंह सेकंड। 1904 के अंदर डाक व्यवस्था की शुरुआत की जयपुर में। उस समय जयपुर का शासक कौन था, माधो सिंह सेकंड। फिर इसका अगला प्रश्न, ये यूरोप यात्रा के दौरान चांदी के 2 बड़े पात्रों में जल भरकर लेकर गया था। ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र होने के कारण इनका नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। 345 केजी, 345 केजी, ठीक है। वर्तमान में ये पात्र कहां पर रखे गए, चंद्र महल, और चंद्र महल है कहां पर, जयपुर के अंदर है। अब देखो माधो सिंह सेकंड के बाद में जयपुर का शासक बनता है मान सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड
तो एक जैसे 9 महलों का निर्माता माधो सिंह सेकंड है। यूरोप यात्रा के दौरान 2 बड़े चांदी के पात्रों में पानी का जल भरकर ले जाने वाला शासक माधो सिंह सेकंड। और माधो सिंह सेकंड के बाद में मान सिंह द्वितीय जयपुर का अगला शासक कौन बनता है? मान सिंह सेकंड या मान सिंह द्वितीय, एक ही मतलब है। ये 1922 से और जब तक राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तब तक जयपुर के शासक रहे मान सिंह सेकंड। 1922 से लेकर के और 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ उस समय तक ये जयपुर के शासक रहे। कौन? मान सिंह सेकंड। उस समय तक ये जयपुर के शासक रहे। इसके ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। यह राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख था। राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख। देखो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के दौरान जब वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ तो वृहत राजस्थान के निर्माण में राजस्थान की लगभग रियासत शामिल हो गई थी। तो वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसके अंदर राजस्थान की लगभग रियासतें शामिल हो गई थी। तो वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया था? जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड को। ये जयपुर रियासत है और वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया था? जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड को। तो राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन हो गया? मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय या मान सिंह सेकंड। फिर देखो इसके बाद में इसको स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा था। स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा था और स्पेन में राजदूत बनकर जाने वाला यह प्रथम भारतीय था। तो स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया जयपुर के किस शासक को? मान सिंह सेकंड को। स्पेन में भारत का राजदूत बनकर जाने वाला प्रथम भारतीय मान सिंह सेकंड। स्पेन में भारत का राजदूत बनकर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड स्पेन में भारत का राजदूत बनकर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? मान सिंह द्वितीय। ठीक है। अब देखो ये इसको आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहते हैं। जयपुर को बसाया तो था सवाई जयसिंह ने 1727 में और 1727 में बसाया। उस समय इसका नाम क्या था? जयनगर। जयनगर। और इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, एक बंगाली ब्राह्मण जयपुर का वास्तुकार था। लेकिन प्रश्न पूछे आधुनिक राजस्थान, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता, तो इसका उत्तर क्या होगा? मान सिंह द्वितीय। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता, तो इसका उत्तर क्या होगा? मान सिंह सेकंड। 2 प्रश्न बनते हैं। जयपुर शहर का निर्माता जयसिंह, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मान सिंह द्वितीय। यानी जयपुर को आधुनिकता इसने प्रदान की थी। मान सिंह द्वितीय ने इसको आधुनिकता प्रदान की थी। ये पोलो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। पोलो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और 1970 के अंदर लंदन में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। तो मान सिंह द्वितीय की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? 1970 के अंदर लंदन के अंदर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। तो जयपुर का वह शासक जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी कौन सा है? मान सिंह द्वितीय। तो 1970 में लंदन में पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी। किसकी? मान सिंह सेकंड की। 1970 में लंदन में पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी मान सिंह द्वितीय की। अब देखो इसकी पत्नी या महारानी, उसका नाम क्या था? गायत्री देवी। यानी इसकी पत्नी,
इसका नाम क्या था? गायत्री देवी। गायत्री देवी, इसकी पत्नी का नाम गायत्री देवी। देखो, ये जब कैम्ब्रिज के अंदर दोनों एक साथ पढ़ते थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर, ये मानसिंह दित्ते और गायत्री देवी दोनों एक साथ पढ़ते थे। और एक बार ये पोलो खेल रहा था, तो पोलो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और गायत्री देवी इस बात से प्रभावित हो गई और इन दोनों में प्रेम संबंध हो गए। तो फिर ये इन दोनों ने शादी भी कर ली। ये कूच विहार की राजधानी थी, कूच विहार की राजकुमारी थी। कौन थी? कूच विहार की राजकुमारी थी। ठीक है, तो गायत्री देवी और मानसिंह दित्ते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दौरान एक साथ पढ़ते थे वहां पर। उसी दौरान प्रेम हो गया और ये कूच विहार की राजकुमारी थी, दोनों ने फिर शादी कर ली। ठीक है, इस गायत्री देवी के ऊपर प्रश्न क्या बनते हैं? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोकसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपना शासन संचालित हुआ। ये पहली महिला लोकसभा सदस्य थी राजस्थान की लोकसभा का चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला थी। तो राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। और ये 1962 से और स्वतंत्र तक, 1962 से स्वतंत्र तक इस जयपुर से लोकसभा सदस्य रही, यानी 1962 से 1977 तक। और इसने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया जयपुर का, और रिकॉर्ड मतों से ये विजय हुई थी। उस टाइम पर जो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दर्ज किया गया था, रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करने के कारण से। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी 1976 के अंदर। इसने इसकी आत्मकथा, गायत्री देवी की आत्मकथा इसने 1976 के अंदर लिखी थी। देखो इसकी आत्मकथा कौन सी है? इसकी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर्स ए प्रिंसेस रिमेंबर्स इसकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक? गायत्री देवी की। और 29 जुलाई 2009 को इसका निधन हो गया। 29 जुलाई 2009 को इसका निधन हो गया गायत्री देवी का। तो देखो, मानसिंह सेकंड के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? 1922 से 1956 जब तक राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं हुआ, जयपुर का शासक रहा। ये राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, उसका राज प्रमुख कौन था? ये मानसिंह सेकंड। और ये 1956 तक राज प्रमुख रहा जब तक राजस्थान के एकीकरण हुआ। तो राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन था? ये मानसिंह दित्ते। स्पेन में भारत का राजदूत बनकर जाने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? मानसिंह दित्ते। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता ये भी कौन है? मानसिंह दित्ते। 1970 के अंदर लंदन में पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मानसिंह दित्ते की। तो जयपुर का वह शासक जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े गिरने से मृत्यु हो गई थी, कौन सा है? मानसिंह दित्ते। एक दिल्ली सल्तनत का शासक है, दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी भी और लाहौर के अंदर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसकी लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी, कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जयपुर रियासत का वह शासक जिसकी लंदन में पोलो खेलने से मृत्यु हो गई थी, कौन सा है? मानसिंह दित्ते। फिर देखो इसकी पत्नी का नाम क्या था? गायत्री देवी। कूच विहार की राजकुमारी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते थे। उस दौरान इनमें प्रेम संबंध स्थापित हो गया था, दोनों ने शादी कर ली। फिर राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं। 1962 से 77 तक इसने जयपुर का प्रतिनिधित्व किया, रिकॉर्ड मतों से जीती। इसकी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर्स। और 29 जुलाई 2009 को गायत्री देवी का निधन हो गया।